स्वरकथा चैनल के सभी श्रोताओं को संतोष कुमार शर्मा का बहुत बहुत नमस्कार। साथियों, हर व्यक्ति, चाहे वो किसी भी समाज का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो या किसी भी स्थान में रहता हो, 3 चीजों की कामना अवश्य करता है: सुख, शांति और समृद्धि। वो इन तीनों को पाने के लिए तरह तरह के उपाय करता है। बहुत से लोग ये सोचते हैं, यदि मेरे पास प्रचुर मात्रा में धन आ जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, मुझे शांति मिल जाएगी, मेरे परिवार में समृद्धि आ जाएगी। कुछ लोग ये सोचते हैं कि यदि मैं अच्छी शिक्षा पालूंगा तो इन तीनों चीज़ों को प्राप्त कर लूंगा। और यहाँ तक कि कुछ लोग तो वनों में भी भटक लेते हैं, तपस्या करनी शुरू कर देते हैं, वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण कर लेते हैं सुख की तलाश में, शांति की तलाश में। और यदि सुख और शांति आ जाती है तो ऐसा माना जाता है कि समृद्धि अपने आप आ जाती है। बहुत प्रकार की पूजा पाठ किए जाते हैं। मंदिरों में कोई घंटी बजाता है, कोई तीर्थ स्थानों पर जाता है, कोई हवन करवाता है। और पुराने ज़माने में तो राजा महाराजा ये सोचते थे कि यदि मैंने अपने राज्य का बहुत विस्तार कर लिया तो मैं बहुत सुखी हो जाऊंगा, शांति मिल जाएगी, मुझे समृद्धि मिल जाएगी। वो इसके लिए अश्वमेध यज्ञ तक किया करते थे। दान देते हैं बहुत से लोग, नाना प्रकार के वो उपाय करते हैं सिर्फ सुख, शांति और समृद्धि की कामना में, उसको पाने के लिए। भारतीय दर्शन में भी सुख, शांति और समृद्धि पाने के कई उपाय बताए गए हैं, जिसमें सबसे मुख्य है वास्तुशास्त्र। वास्तुशास्त्र की उत्पत्ति भारतीय उपमहाद्वीप में लगभग 6000 ईसा वर्ष पूर्व हुई थी। और चीन में भी इसी प्रकार का एक शास्त्र, एक इसी प्रकार की विद्या आरंभ हुई जिसको कहते हैं फेंग शुई। परंतु फेंग शुई का विकास लगभग ईसा से 1000 वर्ष पूर्व हुआ था। दोनों ही विद्याएं, दोनों ही प्रकार के शास्त्र सुख की कामना करते हैं, शांति की कामना करते हैं और समृद्धि की कामना करते हैं। दोनों में थोड़ा बहुत अंतर भी है। वास्तुशास्त्र में घर की साज सज्जा, दिशा, कौन सी दिशा में क्या चीज़ हो, कौन से कोण में कौन सी चीज़ हो, इसके ऊपर बहुत महत्व दिया जाता है। वास्तुशास्त्र अगर हम देखा जाए तो उसका आधारभूत है भवन निर्माण। जबकि जो चीनी वास्तुशास्त्र यानी कि फेंग शुई है, जिसको हम कहते हैं, फेंग शुई में पूरे ब्रह्मांड और एटमॉस्फेयर यानी कि यूनिवर्स और एटमॉस्फेयर के बीच में ऊर्जा के अंदर एक संतुलन बनाने की कोशिश की जाती है। वास्तुशास्त्र, जैसा आप जानते हैं कि वास्तु का अर्थ होता है वस्तु, जिसका अभिप्राय है किसी भी चीज़ का अस्तित्व में होना। और शास्त्र का शाब्दिक अर्थ है ज्ञान। तो वस्तुओं के विषय में ज्ञान होना वास्तुशास्त्र है। जबकि फेंग शुई, जो एक चीनी भाषा का शब्द है, उसका अर्थ होता है हवा या सुई या पानी। दोनों में कुछ विशेष जो अंतर है वो है कौन सा कोण किस चीज़ के लिए उपयोगी साबित होगा। भारतीय वास्तुशास्त्र के अनुसार आग्नेय कोण यानी कि दक्षिण कोण में जल से संबंधित कोई भी वस्तु रखना बड़ा भारी दोष माना गया है। और इसके अनुसार आग्नेय कोण में रसोई घर बनाना यानी किचन बनाना या अग्नि से संबंधित कोई भी कार्य करना या बिजली का सामान रखना बहुत शुभ माना गया, बहुत फलदायक माना गया है। जबकि चीन के अंदर ये माना जाता है कि ये दिशा सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर है और बहुत ही शुभ है। चीन में फेंग शुई के अनुसार आग्नेय कोण में पानी रखना, फव्वारा रखना, मछली रखना या फिर पौधे लगाना बहुत ही शुभदायक माना गया है। ये बिल्कुल विपरीत है भारतीय वास्तुशास्त्र के मुताबिक। मेरा अपना मानना है, मैं ये नहीं कहता कि कौन सा शास्त्र बेहतर है, परंतु मेरा अपना मानना है कि क्योंकि वास्तुकला भारतीय भौगोलिक स्थितियों के मुताबिक आरंभ की गई तो शायद भारतीय उपमहाद्वीप के लिए वास्तुशास्त्र अधिक महत्वपूर्ण है। फेंग शुई में भी कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो हर जगह यानी कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल हो, जो सभी को फायदा देती हो। दोनों शास्त्रों में मिट्टी के उपयोग पर भी बड़ा बल दिया गया है। कौन सी मिट्टी कहाँ इस्तेमाल होनी चाहिए, कौन से रंग की मिट्टी इस्तेमाल होनी चाहिए। वास्तुशास्त्र में कहा गया कि सफ़ेद और पीली मिट्टी भवन निर्माण के लिए बहुत उपयोगी होती है, जबकि फेंग शुई के अनुसार पीली और लाल मिट्टी का इस्तेमाल ज़्यादा लाभकारी होता है। आजकल आप लोगों ने देखा होगा कि वास्तु से संबंधित या फेंग शुई से संबंधित बहुत से सामान, बहुत से उपकरण बाजारों में उपलब्ध हैं। एक नहीं, कई प्रकार के हैं।
परंतु जो सबसे अधिक लोकप्रिय आजकल आप लोगों ने देखा होगा वो फेंग शुई का लाफिंग बुद्धा है। लाफिंग बुद्धा की कई प्रकार की मूर्तियां आने लगी हैं और ये भी बड़ा आवश्यक है कि वो कौन सी धातु का बना हो, वो लकड़ी का बना हो या किसी मेटल का बना हो यानी कि धातु का बना हो या किसी पत्थर का बना हो। खासतौर से जेड पत्थर का लाफिंग बुद्धा बहुत ही लाभकारी माना जाता है। केवल यही नहीं कि कौन से रंग का बुद्धा हो, साथ में ये भी है कि बुद्धा की कौन सी प्रकार की मूर्ति घरों में लगाई जाए। इससे पहले इस विषय में आगे चर्चा करें, लाफिंग बुद्धा के विषय में एक बड़ी रोचक कथा भी है। चीनी किंवदंती के अनुसार पिनिंग नाम, जिसको होतई भी कहते हैं एक भाषा में और बुदाई भी कहा जाता है, ये पिनिंग नाम का भिक्षु लगभग 1000 वर्ष पहले चीन में रहता था। क्योंकि बुद्ध था तो इसलिए बुद्ध की बहुत तपस्या किया करता था। उसका पेट मोटा था, सिर पे बाल नहीं थे, पर वो बहुत प्रसन्नचित रहता था और हमेशा कपड़े की एक छोटी सी बोरी अपने साथ रखता था जिसमें उसके सारा सांसारिक सामान हुआ करता था। उसके विषय में एक खास बात थी, वो जहां भी जाता था मुस्कुराहट बिखेरता था, खुशियां फैलाता था और बच्चों से तो बहुत ही प्यार करता था। बहुत से लोगों का तो यह भी विश्वास है कि वो बुद्धिस्ट मैत्रेय था, यानी कि भविष्य के बुद्ध का पुनर्जन्म, यानी कि रिकार्नेशन ऑफ बुद्धा। लाफिंग बुद्धा का प्रचलन जापान, कोरिया और जैसे मैंने कहा कि भारतवर्ष में भी अब बहुत बढ़ता जा रहा है, पश्चिम दुनिया में भी इसको मान्यता मिलती जा रही है। अब सबसे बड़ा प्रश्न यह आता है कि लाफिंग बुद्धा कौन सी मूर्ति खरीदी जाए, क्योंकि कहते हैं कि हर मूर्ति का अपना अपना अलग प्रभाव है। इस विषय में हम चर्चा करेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, आपसे एक अनुरोध अवश्य कर लूँ कि यदि आपने स्वर कथा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कर दें, ताकि आपको जो भी भारतीय या भारतीय उपमहाद्वीप में ज्ञान है, हमारे शास्त्रों में जो ज्ञान है, वो आप तक पहुँचता रहे, अविरल पहुँचता रहे। एक बार पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद।